हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। देवी एमआईएस टीम की तरफ से आपका स्वागत है। तारीख आज 19 जुलाई 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को। कोशिश होगी कि इसको आसान शब्दों में हम व्याख्यायित कर सके। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम जिस पहले आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं उसमें है कार्ड बिफोर द हॉर्स। बेसिकली ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना जी, उनकी एक स्पीच थी। साथ ही साथ में एक जुडिशियल ऑर्डर था जिसमें ये बताया गया था कि जो बेल होता है, गिरफ्तारी के बाद जो बेल दिया जाता है, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, उसके आसानी से बेल मिल सके, ये सुनिश्चित करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को आगे कह रहे हैं कि जो हेस्टी अरेस्ट होता है, हेस्टी अरेस्ट या जो जल्दबाजी में जो गिरफ्तारी की जाती है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसको ये बाधित करता है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि पुलिस और कई बार कार्यपालिका द्वारा पुलिस या शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। कई बार जो आलोचक होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको दबाने के लिए पुलिस की पावर का दुरुपयोग देखा गया है। इससे बचना चाहिए। और समस्या इस बात की है कि एक तरफ तो जो गिरफ्तारी होती है वो मनमाने ढंग से हो जाती है, और जब बेल का मामला जब जुडिशरी के सामने जाता है तब या तो बेल को डिनाई कर दिया जाता है अथवा जो मामला सुनवाई का होता है वो पोस्टपोन होता जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति होता है वो जेल के अंदर ही बना रह जाता है और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो बाधित होती जाती है। दोस्तों, इसमें आगे बात कही गई है कि जो बेल होता है उसको देने के लिए कई सारे प्रिंसिपल को लाना चाहिए, किस तरीके से बेल होना चाहिए, सारे को एक बेंचमार्क बना देना चाहिए ताकि इसमें कोई दिक्कतें न हो। साथ में जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए कि जब वो गिरफ्तारी करें तो जिस भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो उसको गिरफ्तारी के जो पर्याप्त जो कारण होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो न्यायपालिका के लिए बात कही गई कि जब जो एक टाइम लाइन को वो निर्धारित कर दे, एक समय की सीमा को निर्धारण कर दे कि जब बेल के जो ऑर्डर, जो बेल के जो केसेस होते हैं उसको एक निश्चित समय में उसकी सुनवाई की जा सके, एक टाइमलाइन का निर्धारण हो जाए। दोस्तों, आगे बात कही गई है आर्टिकल में कि एक सेपरेट बेल एक्ट, सेपरेट बेल एक्ट, अलग से कानून लाना चाहिए बेल के लिए, जैसा कि यूके में है, जिससे बेल फ्लेक्सिबल हो, आसानी से मिल सके, पुलिस या शक्ति का दुरुपयोग से बचा जा सके, और गिरफ्तारी सिर्फ तभी हो जब गिरफ्तारी करना बेहद आवश्यक हो जाए अथवा ऐसे मामले हो जहां पर जो अभियुक्त हो वो वहां से भाग सकता हो। ऐसी संभावना यदि हो तब गिरफ्तारी करना वहां पर न्यायोचित लगता है, किंतु कई मामलों में देखा गया पुलिस गिरफ्तारी पहले कर लेती है और उसके बाद जो भी दोष है उनको ढूंढा जाता है अथवा जो मनमाने ढंग से दोषों का जो दोषारोपण है वो गलत तरीके से कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल पूरा इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं। अगला आर्टिकल कह रहा है कि शेयरिंग पावर विद द नेक्स्ट जनरेशन। बेसिकली ये आर्टिकल बात करता है कि जब जो 2 वर्ल्ड वॉर जब हो चुके हैं तो उनसे जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं दुनिया में, उसको देखते हुए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर सच वॉर्स ये ना हो, कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। इनसे इनका उद्देश्य क्या था? शांति बने, साथ साथ में जो वेपन है, जो हथियार, उनके प्रसार को रोका जा सके, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको स्टेबल किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। किंतु अभी देखा गया है कि ये जो भी संस्थाएं हैं इस पे जो प्रभुत्व किसका है? उन्हीं लोगों का है जो दोनों विश्व युद्ध में जो दूसरे विश्व युद्ध के जो विजेता थे उनका वर्चस्व इन संस्थानों में बन गया, या दूसरे शब्दों में जो इन संस्थानों की जो शक्तियां हैं, जो विजेता थे उन्होंने अपने हाथों में रखी। इससे तमाम सारी समस्याएं बढ़ी और अभी हाल फिलहाल के रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यह पाया गया कि ये सारी संस्थाएं विफल दिख रही हैं, क्योंकि यदि संस्थाएं मजबूत होती तो लड़ाई इस कदर न हो पाती। आगे इसमें बात कही जा रही है कि जिस तरीके से समस्या होती तो अब उसको समस्या के लिए कुछ नए उसके समाधान ढूंढने होंगे। एक इंटर जनरेशन जस्टिस की आवश्यकता है। जिस तरीके से जो पुरानी समस्या थी,
जो ओल्ड एज प्रॉब्लम होती है उसको यूथ उसी चश्मे से यदि सॉल्व करेगा जिससे पुराने लोग करते थे तो भी सॉल्यूशन नहीं होगा, पुराने चश्मे से देखा जाएगा तब भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ नए चश्मे से देखा जाएगा तब भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जरूरत क्या है, ओल्ड प्लस यूथ दोनों ही लोग उस सॉल्यूशन को साथ में देखें, एक होलिस्टिक अप्रोच को अपना के देखा जाए तब उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। भौतिकवाद से निकल कर देखना चाहिए, क्योंकि जहां पर भौतिकवाद होती है वहां पर उपभोगवाद सामने आता है और वहां पर हैव और हैव नॉट के बीच की खाई बढ़ जाती। कुछ लोगों के हाथों में शक्ति संसाधन का सकेंद्रण होता है और कई लोग और ज्यादातर लोग इससे क्या होते हैं, विहीन हो जाते हैं, जिससे जो बीच की जो खाई होती है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, जो होलिस्टिक अप्रोच होता है, जो मिलजुल के इनको समस्या का समाधान करना चाहिए। जो पुराने जो ओल्ड प्रॉब्लम होती है इनको कुछ अपनी शक्तियों का हस्तांतरण करना चाहिए जो युवक होते हैं उनके पास में। आगे इसमें बात कही जा रही है कि जो G7 का निर्माण होता है 1970 के बाद से G7 बनता है, स्टेबिलिटी दुनिया में बनी रहे इसको ध्यान में रखते हुए, किंतु क्या होता है वहां पर एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, G7 वहां पर उसको रोक नहीं पाता है। उसके बाद G6 होता है जहां पर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली रहते हैं। उसके बाद क्या बनता है, G8 बनता है जिसमें रशिया भी शामिल हो जाता है। विडंबना यह है कि चीन जो डेवलपिंग नेशन है आज के समय में, जो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, वो कभी भी G7 का हिस्सा नहीं रहा, उसको इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब इसके आगे बात क्या कही जा रही है कि जो चीन किसका हिस्सा है, G20 का हिस्सा है। अब इस साल जो G20 की मीटिंग जो होनी है वहां पर जो G7 कंट्रीज हैं, जो ग्रेटर पावर हैं, उनका ये प्रेशर उनका G20 पे इस बार काफी रहेगा कि जो रशिया है वर्तमान समय में जो G20 का पार्ट, उसको एक्सपेल कर दिया जाए G20 से। देखना काफी दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि इस साल जो G20 है इसकी चेयरमैनशिप इंडिया कर रहा है। ऐसे में देखा जाएगा इंडिया किस तरीके से G20 की यूनिटी को बनाए रखने में कामयाब हो पाता है अथवा G7 के प्रेशर में रशिया को G20 से निकालने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों इसमें आगे भी ये भी बात कही जा रही है कि जो G7 है, जो G7 कंट्रीज है जहां पर शक्तियों का सकेंद्रण है, दुनिया के लगभग जो संसाधन है, जो शक्तियां हैं वहां का इनका सकेंद्रण है, किंतु जब हम इनके पॉपुलेशन वाइज अगर जाते हैं तो ये लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये वहां पर इनका ये प्रभुत्व कर रहे होते हैं, किंतु पावर इनके पास सबसे ज्यादा होती है। अगर हम युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो ये लगभग जो वैश्विक तौर पर देखा जाए जो ग्लोबल चिल्ड्रन है, और जो G7 में मात्र 6% ऑफ ग्लोबल चिल्ड्रन G7 में है। तो अब यहां पर समस्या का समाधान तभी संभव होगा जो ये डेवलपिंग, जो डेवलप्ड है, ये जो डेवलप्ड नेशन है, ये कुछ शक्तियों का हस्तांतरण किसके पास करें, जो डेवलपिंग नेशन है उनके पास शक्तियों का हस्तांतरण करें। उनको जो ये मेजर जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस है उनको इनकी हिस्सेदारी और बढ़ाई जाए, तब जाकर जो वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम है उसका एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल उसका सॉल्यूशन निकल कर सामने आएगा। दोस्तों आगे के आर्टिकल में बात की जा रही है द 5-day वर्क माइट बी फेडिंग अवे। इसमें बात कही जा रही है जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में हफ्ते में 5 दिन काम होता है, सैटरडे संडे की छुट्टियां होती हैं, आने वाले समय में इसको 4 दिन कार्य दिवस के रूप में लाने का कोशिश हो रही है। दोस्तों इसमें यह बात बताई जा रही है कि 1920 और 30 के दशक में यह देखा गया था कि जहां पर जो हेनरी फोर्ड, इनकी अगुवाई में, फोर्ड कंपनी के मालिक जो हेनरी फोर्ड थे, इनकी अगुवाई में ये पाया गया कि पहले जो 60 घंटे एक हफ्ते में काम करते थे लोग, उसको घटा के 40 घंटे एक हफ्ते में कार्य दिवस, जब कार्य के घंटे 40 घंटे निर्धारण कर दिए गए, तब भी ये देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी अथवा जितने कार्य हो 60 घंटे में वो लोग करते तो उतने ही 40 घंटे में वो करने लग गए। इसका मतलब
कार्य उतना ही हो रहा है, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ जाती है। जब वर्किंग आवर कम होता है, वर्किंग डेज कम होते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ती हुई पाई गई। इवन इकोनॉमी के बहुत बड़े थिंकर जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इनके जो पोते होंगे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, नाती पोते जो इनके होंगे, इनकी जो सेकंड जनरेशन होगी वो हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे काम करेगी। हालांकि अभी 15 आवर पर वीक, अभी यहां तक तो लोग नहीं पहुंचे हैं, पर हो सकता है कि भविष्य में ऐसा भी हो। भविष्य क्या होगा अभी नहीं पता। बहरहाल वर्तमान में ये बात कही गई है कि अभी ट्रायल पे 4 डे पर वीक इसको ट्रायल इसका रन किया गया। कहां पर किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इसका ट्रायल रन करके देखा गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जापान में देखा गया। इसके अलावा परपिचुअल गार्जियन न्यूजीलैंड में इसका ट्रायल किया गया। अलग अलग जगह पे इसका ट्रायल करके हर जगह पे देखा गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज पाया गया। कार्य के घंटे 8 ही रखे गए, लेकिन कार्य दिवस 5 की जगह पे 4 कर दिया गया था। फिर भी लोग उतना ही कार्य कर रहे थे। इवन 40% उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। दोस्तों बात इसलिए हो रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वहां पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब एक दिन कम काम होगा तो जो भी बिजली है, संसाधन है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कम इस्तेमाल होगी। जो पेपर फोटोकॉपी होता है इत्यादि दूसरे भी जो भी संसाधन होते हैं इन्वायरमेंट पे जो दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, या उसका इन्वायरमेंट का जो भी हनन होता है वो भी निश्चित तौर पर कम होगा। तो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिख रहा है। किंतु अब बात यह हो रही है कि जो डिफरेंट सेक्टर है, क्या ये सभी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। अब यहां बात करते जैसे सर्विस सेक्टर का एक एग्जांपल ले ले। मान लीजिए कोई नाई है, एक कोई बार्बर अगर इसको लेता है, नाई को ले लेते बाल काटता है, तो क्या वो 5 दिन में जितने बाल काटेगा 4 दिन में उतने ही बाल काट पाएगा? कोई म्यूजिशियन है, उसको जितना रियाज करना है, यदि वो कम रियाज करेगा तो क्या वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा? कोई स्टूडेंट है, यदि वो कम दिन पढ़ता है तो क्या वो ज़्यादा ग्रहण कर लेगा? या टीचर उसको कम दिन पढ़ाता है तो क्या उसकी ग्रहणशीलता जो 5 दिन में उसको पढ़ा के जितना वो ग्रहण करता, चीज़ों को सीखता, क्या 4 दिन में उतना या उससे ज़्यादा वो कर पाएगा? तो अभी इन सब पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो आगे इसमें बात कही गई, जो भारत सरकार है, इंडिया गवर्नमेंट जो है, एक वो नया लेबर कोड लाने जा रही है, जहां पर 4 डे वीक इसकी बात कही जा रही है। पर एक खास बात यह है कि अभी इस जो 4 डे वीक है, इसमें जो न्यूनतम जो कार्य घंटे होंगे उसको 48 घंटे की बात कहेगी, 48 आवर पर वीक। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है कि 48 आवर पर वीक, 48 आवर इसको हम जो 4 कार्य दिवस से जब डिवाइड करते हैं तो एक दिन में कितने घंटे निकलते हैं? 12 घंटे निकलते हैं, 12 आवर पर डे। अब यहां पर कई लोगों का कहना है कि एक निश्चित घंटों से ऊपर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो घटने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 12 घंटे में क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अभी कैसा होगा, किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा, इन सबको आगे देखा जाएगा। पर यह जरूर कहा गया है कि अगर कम कार्य दिवस होते हैं तो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्वास्थ्य पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लोगों की इफिशिएंसी, इफेक्टिविटी ये दोनों बढ़ती है। आइसलैंड जैसी कंट्रीज, वहां से काफी कुछ सीखा जा सकता है, जहां पर लगभग उनकी जो 86% जो जनसंख्या है उसको पहले से राइट टू वर्क एक कानून द्वारा इसको मिला हुआ है कि वो अगर चाहे तो 4 डे ही काम करे हफ्ते में। देखना काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या कैसा रहता है। बेसिकली ये आर्टिकल इसी के इर्द गिर्द में घूम रहा था। नेक्स्ट आर्टिकल की हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल होता है ग्रोथ एंड वेलफेयर। दोस्तों इसमें बात कही गई है कि अभी पिछले 4 दिनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 बार इस चीज को क्वेश्चन कर दिया कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कई बार क्या होता है, माइंडलेस प्रोमिसेस करते हैं। माइंडलेस प्रोमिसेस जो व्यवहारिक नहीं होते वो भी वो कर देते हैं, सिर्फ क्यों? ताकि वो पॉपुलिस्ट प्रॉमिस ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जिससे क्या हो,
वोट मिल सके, या वोट बैंक पॉलिटिक्स को सिर्फ ध्यान में देते हुए इसको अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा कि एक ये शॉर्टकट है और इसे बचने की सलाह दी। साथ में इन्होंने कहा कि जैसे इसको रेवड़ी कल्चर, जो रेवड़ी होती है कि रेवड़ी बांट दी जाती है कि हाँ भैया आपको क्या चाहिए, फ्री जॉब ठीक है ले लो, फ्री राशन ले लो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कैसे ये चीजें मिलेगा नहीं पता। श्रीलंका में अभी ये जो शॉर्टकट या रेवड़ी पॉलिटिक्स था ये काफी जोर शोर से भी हो रही थी, और अब श्रीलंका का वर्तमान में क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। वहां पे बैंकरप्सी के कगार पे पूरा देश लगभग आ चुका है। तो ये रेवड़ी पॉलिटिक्स से बचने की सलाह दी गई है। साथ में आर्टिकल में आगे कहा गया है कि ज्यादा जोर किस पे होना चाहिए, सोशल जस्टिस पे होना चाहिए। सोशल जस्टिस, जो पिछड़े स्थान है उसका उत्थान कैसे किया जा सके, चाहे वो सड़क, परिवहन, बिजली, बुनियादी सुविधाएं, इन पर जोर देना चाहिए। दोस्तों, आज के द हिंदू में इतना ही था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम था आकाश श्रीवास्तव। धन्यवाद।